गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति 2 के अंतर्गत अध्याय 2 संघवाद। और इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में जो अभ्यास प्रश्न पहला है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। ठीक है, यही आपको दिखाना है, दर्शाना है। तो आप भारत का नक्शा आप बना सकते हैं कॉपी पर, या फिर इसे आप कहीं से प्रिंट करके अपने कॉपी पर चिपका सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाता है सिक्किम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे जो है आपका गोवा। ठीक है, ये चीज़ें आपको अपनी कॉपी पर सुंदर से दिखाना है, दर्शाना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शों को रंग से भरें। अवस्थिति मीन्स कहाँ स्थित है वही बताना है। ठीक है, एरिया ही आपको बताना है नक्शे पे। कनाडा, अमेरिका और बेल्जियम। ठीक है, इन्हीं तीनों को दिखाना है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक विश्व का नक्शा बना लीजिए या फिर इसे भी प्रिंट कहीं से करवा लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेल्जियम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा जो है स्थित है। यही तीनों पूछा, आप तीनों को रंग कर बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर बढ़िया से देखेंगे तो यहाँ आपका भारत का नक्शा है, लेकिन आपको भारत का पूछा नहीं गया, तो आप भारत की जिक्र क्या लिए कर रहे हैं? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इस मैप में भारत का है, उसको आप देख लीजिए। ये आपका उत्तरीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ओके। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत की संघीय व्यवस्थाओं में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। उत्तर लिखिएगा। बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था, भारत में संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, तो पहला होता है संघ सरकार जिसे केंद्रीय सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार जो आपका स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। सॉरी, राज्य सरकार के अंतर्गत स्थानीय सरकार आते हैं। चलिए बात करते हैं। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषयों की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया। बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य 2 प्रकार की सरकारें हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। दूसरा हेडिंग है बेल्जियम में अलग एक विशेषता। बेल्जियम में क्या अलग विशेषता है उसे भी जान जाइए, कि लिख लीजिएगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के बंटवारों में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। यह एक एकात्मक शासन के लिए जरूरी है। संघात्मक, संघ, केंद्रीय शासन। ठीक है, जो इस समय पीएम नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, यह एक संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इससे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। संघीय मीन्स केंद्र, एकात्मक जहाँ पे एक मत हो। ठीक है, तानाशाही जैसे बात की जाती है। देखिए सूची है आपको, यहाँ पे देखिएगा
क्रम है सूची संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार। तो सरकार का स्तर, संघात्मक सरकार में क्या होता है कि संघात्मक सरकार में 2 स्तरों वाली सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे भारत, अमेरिका आदि। एकात्मक में क्या होता है कि एकात्मक शासन में एक सरकार या एक स्तरीय सरकार होती है, यही पूरे देश के लिए कानून बनाने लागू करने का काम करती है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरा है सरकारों के अधिकार, सरकार के कुछ अधिकार हैं। संज्ञात्मक में क्या अधिकार है? संज्ञात्मक सरकार में दोनों सदनों की सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण न कर सके। लेकिन एकात्मक सरकार में क्या होता है? एकात्मक शासन में एक ही सरकार प्रमुख होती है, वह अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्णय करती है, किंतु उन्हें शक्तियाँ संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती, बल्कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ शक्तियाँ दे सकती हैं। आगे है संविधान में संशोधन। तो संघीय शासन में क्या होता है कि संज्ञात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग होती है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक है, जैसे भारत तथा अमेरिका में। ठीक है, भारत और अमेरिका में जो है आप संविधान में ऐसे ही छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है, बहुत ही ईजी होती है। केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस में। आगे आपका नागरिकता। संघीय शासन में क्या होता है? संज्ञात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जैसे अमेरिका में रहने वाले कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होगा तथा जिस राज्य में वह रहता है वहाँ का भी नागरिक कहलाएगा। परंतु भारतीय संघीय व्यवस्था में इसका अपवाद है। यहाँ लोगों को दोहरी नागरिकता की जगह एकहरी नागरिकता प्राप्त है, यानी कि भारत एक नागरिक केवल उस राज्य का नागरिक नहीं है जिसमें वह रहता है। ठीक है। एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक शासन वाले देशों में रहने वाले लोग केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, चाहे वे उसके किसी भी भाग में रहते हों। जैसे इंग्लैंड में रहने वाला व्यक्ति केवल ब्रिटिश कहलाते हैं, उन्हें एकहरी नागरिकता प्राप्त होती है। आगे है वित्तीय स्वायत्तता। ये चीज़ें आप अपने कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है। वित्तीय स्वायत्तता। संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। एकात्मक शासन में क्या होता है कि एकात्मक शासन में राज्य सरकारों के वित्तीय स्वायत्त नहीं होती है, वे पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर होते हैं या निर्भर करते हैं। छठा है अंतिम, न्यायपालिका की भूमिका। संज्ञात्मक में क्या होता है कि शासन में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाती है तथा संविधान की व्याख्या भी करती है। जैसे भारत और अमेरिका में न्यायपालिका सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है तथा संविधान की व्याख्या करती है, इसलिए इससे संविधान का संरक्षक भी कहते हैं। संविधान का संरक्षक कौन? न्यायपालिका। ठीक है। एकात्मक देशों में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती, यहाँ सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती, वही न्याय कर सकता है। ठीक है ना। यदि कोई राज्य सरकार उसे कहे के अनुसार काम न करे तो उसे समाप्त कर सकती है। ठीक है। बाकी हम प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे, और जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा, हम बताने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। प्रश्न संख्या 5 है 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो आप लिख लीजिएगा, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर उन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे और इनके पास न तो कोई अधिकार था और न ही संसाधन। 1992 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 3 स्तर को मजबूत बनाया गया। पहला,
अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा है निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों के अनुसूचित जातियों के जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। तीसरा क्या बना कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। चौथा, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पांचवा पॉइंट है, हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया है। बिल्कुल सही बात, आप लोग देखे होंगे नगरपालिका का भी चुनाव होता है, पंचायत यानी कि क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत सभी का चुनाव होता है, जो एक आयोग कराती है जिस आयोग का नाम है चुनाव आयोग। ठीक है, उस संस्था का क्या नाम है? चुनाव आयोग नाम है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। रिक्त स्थानों को भरें। प्रश्न संख्या 6 है, रिक्त स्थानों को भरें। तो आपको चूंकि अमेरिका डैश जो ऊपर दिया गया यूनाइटेड कामन में तरह का संघ है, यहीं पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली की है और यहाँ कुछ राज्यों को और से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। उत्तर की बात की जाए तो चूंकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए यहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है और यहाँ कुछ यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 7 की बात करें हम लोग तो भारत की भाषा नीति पर 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क का उदाहरण दे। ये आपको लिखना है, आप चाहें तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे आप लोग प्रथम अध्याय में किए थे। संगीता ने क्या लिखा है? भाषा के प्रति प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। बिल्कुल सही बात है। अरमान ने लिखा, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। हरीश ने क्या लिखा? इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। उत्तर, संगीता का भारत की भाषा नीति पर तर्क सही है। उसका कहना है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाता है तो अन्य भाषाई लोगों के सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हमारे देश में शांति व व्यवस्था बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसी गृह युद्ध व अशांति की स्थिति में पहुंचने से बचे हुए हैं। ठीक है, आप देखे होंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या जितने भी नेता हैं, नेता बस कह लीजिए, प्रधानमंत्री छोड़िए, कोई भी राजनेता है वह बहुत ही आपके क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करता है अपने भाषण के दौरान। ठीक है, वो आपकी दिल और जान को जीतना चाहता है। ठीक है, यही इस प्रश्न में हम लोग देखें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 8 है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। पहला, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बट जाते हैं। विधायिका किसके बीच बढ़ती है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बटते हैं। अच्छा, देखते हैं। तीसरा है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। चौथा है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। राइट आंसर हो जाता है घ, सरकार की शक्ति के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। इससे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है,
प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखें। पहला रक्षा की सूची में आता है, उसे लिखना है। पुलिस है, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह, यह किसके अंतर्गत आता है? तो आप एक संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बना लीजिएगा। उसको बनाने के बाद कुछ इस तरह से फिल आप लोग कर लीजिएगा। जो पहला क था, क जो है आपका रक्षा हो जाएगा। देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला है रक्षा आपका संघीय सूची, उसके बाद बैंकिंग जो है आपका क्या हो जाएगा? संघीय सूची, उसी के साथ संचार जो है आपका 6, ठीक है। ये आपका संघीय सूची। उसी प्रकार राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस, ख, उसके बाद आता है ग, कृषि, उसके बाद आता है व्यापार आपका ज, फिर जो बचा आपका समवर्ती सूची हो जाता है। समवर्ती में सबको समान अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है? राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अविशिष्ट अधिकार। यही आपका जो है गलत है तो हम गलत नहीं करेंगे, आपको सही करेंगे। स्थानीय सरकार जो है अविशिष्ट अधिकार नहीं है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। भारतीय संघ, राज्य, निगम, यही सब दिया गया है, इसको सही चुनना है। तो आप लोग देख सकते हैं सारे गामा दिया है। राइट आंसर आपका गा होता है। गा में का है? अ, पहले का अ है, पहले का अ है, तो आप लोग चाहेंगे तो पहले का अ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे का स है, दूसरे का आप स कर दीजिएगा। तीसरे का द है, तीसरे का द, और चौथे का ब हो जाएगा। ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच होता है। नगर निगम में कौन होता है? मेयर होता है। चेयरमैन होता है, चेयरमैन इंग्लिश में कहते हैं। आगे है राज्य में कौन रहता है? राज्य का हेड कौन करता है? राज्यपाल करता है। और केंद्र का कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और भारतीय संघ का कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये चीज़ें आपको जानकारी में होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। इस चैप्टर से जो भी आपका अंतिम प्रश्न है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न संख्या 12, इन बयानों पर गौर करें। बयान क्या क्या है? संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। दूसरा होता है भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। स है श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। चौथा है भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। उत्तर आपका गा सही है। आप गा पे टिक कर लीजिएगा, जो आपका गा है। अ ब आपका सही है। अ ब आप देख सकते हैं। अ में क्या है? अ में है आपका भारतीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। ब है भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। ठीक है, इसे आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है।